नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन में एक व्यक्ति से पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें और मुर्गियां हैं। तो उसने कहा कि उसके जानवरों की 120 आंखें तथा 180 टांगें हैं। उसके पास भैंसें और मुर्गियां क्रमशः कितनी कितनी हैं। हमें क्या निकालना है, भैंस और मुर्गी की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि उस व्यक्ति से पूछा गया कि उसके पास कितनी भैंसें और कितनी मुर्गियां हैं। तो उसने कहा कि उसके जानवरों के 120 आंखें तथा 180 टांगें हैं। तो देखिए एक भैंस के कितने आंख होंगे, एक भैंस के कितने आंख होंगे 2, और एक मुर्गी के कितने आंख होंगे 2, यानी दोनों के कितने आंख होंगे 2-2 होंगे। और टोटल जानवरों का हमें आंख कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से टोटल जानवर का संख्या निकाल सकते हैं। टोटल जानवर का संख्या कितना होगा, इसका आधा, यानी एक जानवर के अगर 2 आंख है और हमें टोटल आंख का संख्या कितना दिया 120, यानी हम यहाँ से टोटल जानवर निकाल सकते हैं। टोटल जानवर कितने होंगे, 60 होंगे। अब देखिए इस टोटल 60 जानवर में कुछ जो है भैंस है और कुछ क्या है, मुर्गी है। अब देखिए एक मुर्गी के कितने टांग होंगे, एक मुर्गी के 2 टांग होंगे, और एक भैंस के कितने टांग होंगे, 4 टांग होंगे। एक मुर्गी के 2 टांग होंगे और एक भैंस के 4 टांग होंगे। अब देखिए हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं। अब देखिए हम अगर ये मान ले कि प्रत्येक भैंस के अगर 2 टांग होते, प्रत्येक भैंस के अगर 2 टांग होते तो टोटल जानवर के कितने टांग हो जाते, एक मुर्गी के 2 टांग और हमने भैंस का भी 2 टांग मान लिया, और टोटल जानवर की संख्या कितना है, 60 है। यानी टोटल जो है टांग का संख्या कितना हो जाता, टोटल टांग का संख्या 120 हो जाता। जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल टांग का संख्या कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टोटल टांग का संख्या 180 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ अगर हम भैंस का, प्रत्येक भैंस का अगर हम 2 टांग मान के चल रहे हैं तो यहाँ टोटल टांगों की संख्या में कितना का कमी आ रहा है, टोटल टांगों की संख्या में 60 का कमी आ रहा है। अब देखिए टोटल टांगों की संख्या में 60 का कमी क्यों आ रहा है, क्योंकि हम प्रत्येक भैंस का 2 टांग मान के चल रहे हैं। यानी प्रत्येक भैंस के अगर हम 2 टांग कम मान के चल रहे हैं तो टोटल टांगों की संख्या में हमें 60 की कमी आ रहा है। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि भैंस का संख्या कितना होगा, 30 होगा। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि भैंस का संख्या कितना होगा, 30 होगा, और टोटल जानवर का संख्या कितना है, 60 है। यानी यहाँ से हमें ये पता चल गया कि भैंस का संख्या 30 होगा और मुर्गी का भी संख्या कितना होगा, 30 होगा। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि 30 भैंस होंगी और 30 मुर्गियाँ होंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 30-30 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय अंतराल दिया हुआ है हम उस समय अंतराल का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय अंतराल क्या दिया हुआ है, हमारा समय अंतराल दिया हुआ है 2 सेकंड, दूसरा क्या दिया हुआ 4 सेकंड, तीसरा क्या दिया हुआ 6 सेकंड, चौथा क्या दिया हुआ है 8 सेकंड, पाँचवा क्या दिया हुआ है 10 सेकंड, और छठा क्या दिया हुआ है 12 सेकंड दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इन 6 समय अंतराल का हम एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन 6 समय अंतराल का हम एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर का हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12 है। तो हम 12 का फैक्टर करेंगे तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 हो जाएगा। 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 हो जाएगा। उसके बाद हम 10 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 5, 2 है हमें 5 लेना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद हम 8 का फैक्टर करेंगे तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 2 है हमें जो है 1 2 और लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 6 का फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3, 2 भी है और 3 भी है। उसके बाद हम 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 है। उसके बाद 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 है। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे 2 × 2 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 × 5 40, 40 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 120। यानी एलसीएम क्या निकल के आ गया, 120 सेकंड निकल के आ गया। एलसीएम क्या निकल के आ गया, 120 सेकंड निकल के आ गया। यानी एक बार
एक बार एक साथ बजने के बाद 6 घंटे 120 सेकेंड बाद फिर से जो है दोबारा एक साथ बजेंगी। तो देखिए 120 सेकेंड को अगर हम मिनट में चेंज करें, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 मिनट। यानी 2 मिनट में दोबारा जो है फिर से सभी घंटी एक साथ बजेंगी। तो हमसे पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए 2 मिनट में एक बार एक साथ बज रही है, 2 मिनट में एक बार एक साथ बज रही है। तो 30 मिनट में कितने बार बजेंगी? 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेंगे? 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेंगे। अब देखिए हमारा सही आंसर 15 नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो है घंटी स्टार्टिंग में बजी होंगी। यानी सही आंसर हो जाएगा 15 + 1 यानी 16 बार। सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 बार। यानी 30 मिनट में घंटी जो है 16 बार एक साथ बजेंगी। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 16 बार निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितनी है? हमें क्या निकालना है? शेष संख्याओं का औसत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 20 संख्या का हमें औसत कितना दिया है? 15 दिया है। और हमें क्वेश्चन में प्रथम 5 संख्या का औसत कितना दिया है? प्रथम 5 संख्या का हमें औसत 12 दिया है और हमसे शेष संख्या का पूछ रहा है। यानी शेष कितनी संख्या हो जाएगी? टोटल 20 संख्या है जिसमें प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है? 12 है। यानी शेष संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। हमसे इस 15 संख्या का औसत पूछ रहा है। अब देखिए 20 संख्या का औसत कितना है? 15 है। प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है? प्रथम 5 संख्या का औसत 12 है। यानी यहाँ औसत जो है कितना कम है? यहाँ औसत 3 कम है। और यहाँ टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 5। यानी हम -3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -15। अब देखिए यहाँ जो है प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है? 12 है, जिसके कारण टोटल 20 संख्या के योग में 15 कम आया होगा। जिसके कारण टोटल 20 संख्या के योग में 15 कम आया होगा। यानी शेष 15 संख्या को 15 ज़्यादा लेके आना पड़ेगा औसत 15 रखने के लिए। 20 संख्या का औसत 15 रखने के लिए शेष 15 संख्या को 15 ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। यानी शेष संख्या को 15 ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। यानी औसत कितना हो जाएगा? पहले औसत कितना था? 20 संख्या का औसत कितना था? 15। यानी इनको जो है प्रत्येक को 15 तो लेके आना ही पड़ेगा। प्लस का कितना लेके आना पड़ेगा? प्लस का 15 बटा 15 लेके आना पड़ेगा। प्लस का 15 बटा 15 यानी प्रत्येक संख्या को 1 ज़्यादा लेके आना पड़ेगा, तब जाके टोटल जो है 15 ज़्यादा लेके आएंगे। यानी यहाँ से शेष संख्या का औसत कितना हो जाएगा? ये 15 से 15 एक बार में जाएगा, 15 में 1 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी शेष 15 संख्या का औसत कितना निकल के आ गया? 16 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया? 16 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी तथा 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? ए की वर्तमान आयु निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में ए और बी के 4 वर्ष पहले के आयु का हमें रेशियो दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 4 वर्ष पहले का हमें रेशियो दिया हुआ है ए और बी के आयु का। अब देखिए मैं रेशियो क्या दिया है? हमें रेशियो दिया हुआ है 11:14 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है। 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो कितना दिया है? 4 वर्ष बाद का हमें रेशियो दिया है 13:16 दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? आयु के बीच का हम अंतर चेक करेंगे। अब देखिए हमने मान लिया कि ए की आयु 4 वर्ष पहले अगर 11 यूनिट थी तो बी की आयु कितना थी? 14 यूनिट। यानी यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ अंतर हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए 4 वर्ष बाद ए की आयु अगर 13 यूनिट है तो बी की आयु कितना है? 16 यूनिट। यानी यहाँ आयु का अंतर कितना है? 3 यूनिट है। अब देखिए दोनों जगह से जो हमारा अंतर निकल के आया वो बराबर निकल के आया। अगर अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम अंतर को बराबर करते, क्योंकि दो लोगों के बीच आयु का जो अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। अब देखिए अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम अंतर बराबर कैसे करते? हम नीचे के अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुना करते और ऊपर के अंतर से हम नीचे वाले रेशियो में गुना करते, तब जाके हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ हमारा अंतर बराबर निकल के आया है। तो देखिए अंतर बराबर निकल के आया है। तो देखिए 4 वर्ष पहले ए की आयु अगर 11 यूनिट है तो 4 वर्ष बाद ए की आयु कितना हो जा रही है? 13 यूनिट। यानी ए की आयु में कितने का वृद्धि हो गया?
ए की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, 2 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए 4 वर्ष पहले बी की आयु 14 यूनिट है, तो 4 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, 16 यूनिट, यानी बी की आयु में कितने का वृद्धि हो गया, बी की आयु में भी 2 यूनिट का वृद्धि हो गया। अब देखिए हम यहाँ वर्ष में कितने का वृद्धि करें, ये हमारा क्या है 4 वर्ष पहले और ये क्या है 4 वर्ष बाद, यानी हम यहाँ वर्ष में 8 वर्ष का वृद्धि करें, हम यहाँ वर्ष में 8 वर्ष का वृद्धि करें। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 8 वर्ष निकल के आ गया। इस 2 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, 8 वर्ष निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता चल गया, तो हम यहाँ से 4 वर्ष पहले का या हम 4 वर्ष बाद का आयु निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से हमसे ए की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो हम यहाँ से ए की 4 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। अब देखिए ए की 4 वर्ष की पहले आयु कितना है, 11 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 वर्ष है, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए 4 वर्ष पहले ए की आयु 44 वर्ष है, तो वर्तमान में ए की आयु क्या होगा, वर्तमान में ए की आयु क्या होगा, 4 वर्ष हम इसमें वृद्धि कर देंगे, यानी 44 में हम 4 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 48 वर्ष, यानी वर्तमान में ए की आयु कितनी होगी, वर्तमान में ए की आयु कितनी होगी, 48 वर्ष होगी। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 48 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने उसमें 8,000 रुपया तथा बी ने 10,000 रुपया लगाए। 6 माह के बाद सी भी उसमें 6,000 रुपया लगाकर शामिल हो गया। 3 वर्ष बाद उन्हें 9,660 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में ए का हिस्सा क्या है, हमें क्या निकालना, लाभ में से ए का हिस्सा निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है और उस लाभ में से ए का हिस्सा हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर हमें लाभ का रेशियो पता चल जाए, तो हमें क्वेश्चन में टोटल लाभ दिया हुआ है, हमें रेशियो अगर पता चल जाएगा तो हम उस लाभ में से ए का हिस्सा बता पाएंगे। अब देखिए हम लाभ का रेशियो कैसे निकालते हैं, लाभ का रेशियो निकालने के लिए हम पूंजी का रेशियो निकाल के और समय का रेशियो निकाल के हम गुना करते हैं, तो हमारा लाभ का रेशियो निकल के आता है। अब देखिए हम यहाँ से लाभ का रेशियो निकालेंगे ए, बी और सी के, ए, बी और सी के लाभ का हम रेशियो निकालेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में ए का पूंजी दिया हुआ है 8,000 रुपया, हमें बी का पूंजी क्या दिया हुआ है, हमें बी का पूंजी दिया हुआ है 10,000 रुपया, और हमें सी का पूंजी क्या दिया है, हमें सी का पूंजी दिया हुआ है 6,000 रुपया। अब देखिए टोटल समय कितने का है, टोटल समय 3 वर्ष का है, और व्यापार की शुरुआत कौन कर रहा है, ए और बी, यानी ए और बी का जो पूंजी होगा वो पूरे 3 वर्ष के लिए लगा होगा। ए और बी का जो पूंजी होगा वो पूरे 3 वर्ष के लिए लगा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सी के बारे में क्या दिया हुआ है कि 6 माह के बाद सी भी उसमें शामिल हो रहा है, यानी टोटल समय 3 वर्ष का है, और 6 माह के बाद अगर सी शामिल हो रहा है, यानी सी को 6 माह जो है कम समय मिलेगा, यानी सी को कितना समय मिल जाएगा, सी को 2.5 वर्ष का समय मिल जाएगा। सी को कितना समय मिल जाएगा, 2.5 वर्ष का समय मिल जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 3 जीरो से हम 3 जीरो काट सकते हैं, हम यहाँ से 3 जीरो से हम 3 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम गुना कर लें या हम यहाँ से कुछ और काट सकते हैं, हम देखिए यहाँ से 3 से 3 काट सकते हैं, हम इसे 3 से काटेंगे तो ये 3 से 2 बार में जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 8:2, ये हमारा हो जाएगा 10:2। अगर हम यहाँ 2.5 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया 8:10:5 निकल के आ गया, यानी उस लाभ में से ए को अगर 8 यूनिट मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा, 10 यूनिट, और सी को कितना मिला होगा, 5 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल लाभ कितना हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18 प्लस का 5 कितना हो जाएगा, 23, यानी यहाँ से टोटल लाभ कितना निकल के आ गया, यहाँ से टोटल लाभ 23 यूनिट निकल के आ गया। जबकि हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,660 रुपया, यानी इस 23 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 9,660 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे 23 से काटेंगे, हम इसे अगर 23 से काटेंगे तो देखिए 23 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 23 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 92, यानी ये 4 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 23 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 420 रुपये निकल के आ गया। तो हमसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, तो देखिए ए को उस लाभ में से कितना मिल रहा है, 8 यूनिट, हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 यूनिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, हम इसमें अगर 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 16, हाथ में 1,
ये हो जाएगा 32 और एक 33 हो जाएगा। यानी उस लाभ में से ए का हिस्सा कितना निकल के आ गया, 3,360 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3,360 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपया हो गया है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। हमें क्या निकालना है, पूर्व वेतन निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इस 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/5। यानी उस व्यक्ति का पहले वेतन अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 1 के वृद्धि होने के बाद व्यक्ति का वेतन कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। अब देखिए पहले व्यक्ति का वेतन अगर 5 यूनिट होगा तो 20% वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि 20% वृद्धि के बाद व्यक्ति का वेतन कितना हो जा रहा है, 24,000 रुपया। यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इस 6 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 24,000 रुपया दिया हुआ है। तो हम यहाँ से इस 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 24,000 रुपया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि व्यक्ति का पूर्व वेतन कितना होगा, 20,000 रुपया होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20,000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 70 लीटर का एक मिश्रण दिया हुआ है जिसमें हमें पानी की मात्रा कितना दिया, 10%। यानी शेष क्या होगा, दूध होगा। यानी दूध कितना होगा, 90% होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उस मिश्रण में हम कितना पानी और मिला दें ताकि जो एक हमारा नया मिश्रण बन के आए उस मिश्रण में पानी का जो मात्रा है वो कितना हो जाए, 37% हो जाए। अब देखिए हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम जो है मिश्रण में मिला क्या रहे, पानी मिला रहे हैं। यानी मिश्रण के अंदर दूध का मात्रा क्या है, फिक्स है। यानी पहले जितना दूध होगा पानी मिलाने के बाद भी दूध क्या होगा, उतना ही होगा। यानी दूध का मात्रा क्या है, फिक्स है। तो देखिए दूध का मात्रा फिक्स है तो जो हमारा दूध का रेशियो होगा उसका अपोजिट हमारा क्या होगा, मिश्रण का रेशियो होगा। अब देखिए पहले दूध कितना था, पहले दूध 90% था। पहले दूध कितना था, 90%। और बाद में पानी कितना हो जा रहा है, 37%। यानी दूध कितना हो जाएगा, दूध कितना हो जाएगा, 63% हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से अगर इसे 9 से काटेंगे तो ये 9 से कितने बार में जाएगा, प्रतिशत से हमारा प्रतिशत कट जाएगा। 9 से जाएगा ये हमारा 10 बार में, और ये 9 से कितने बार में जाएगा, 7 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा दूध का रेशियो क्या निकल के आ गया, 10/7 निकल के आ गया। यानी मिश्रण का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि दूध का मात्रा क्या है, फिक्स है। यानी मिश्रण का रेशियो हो जाएगा 7/10। मिश्रण का रेशियो क्या हो जाएगा, 7/10। यानी पहले मिश्रण अगर 7 यूनिट होगा, पहले मिश्रण 7 यूनिट होगा तो पानी मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। अब देखिए पहले मिश्रण 7 यूनिट है, जबकि हमें क्वेश्चन में पहले वाला मिश्रण कितना दिया हुआ है, 70 लीटर। यानी 7 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 70 लीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ जो है मिश्रण कितना से बढ़ जा रहा है, यहाँ मिश्रण जो है 3 यूनिट से बढ़ रहा है। 3 यूनिट से मिश्रण क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम पहले वाले मिश्रण में पानी मिला रहे हैं। यानी 3 यूनिट हम पानी मिला रहे होंगे। अब देखिए हमें 7 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू अगर 70 लीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 लीटर। यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 लीटर। यानी हमें जो है उस मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, हमें उस मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा, 30 लीटर। यानी हमारा आंसर क्या निकल गया, 30 लीटर निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। हमें क्या निकालना, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 10 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी सीपी किसके बराबर हमें दिया है, 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य यानी एसपी के बराबर हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं CP/SP इक्वल टू हम लिख सकते हैं 16/10। अब देखिए अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से जाएगा 8 बार में और ये 2 से जाएगा 5 बार में। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से उस वस्तु का CP अगर 8 यूनिट होगा तो SP कितना होगा, 5 यूनिट। यानी CP 8 यूनिट है और SP 5 यूनिट है। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ हानि कितने का हो जाएगा, 3 यूनिट का। कितने पर, 8 यूनिट पर। हम गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये 4 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। ये 4 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में। 25 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
75/2%, यानी 75/2% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 37 सही, हम इसे लिख सकते हैं 37 सही 1/2% का हानि हो जाएगा, यानी उसे पूरे सौदे में 37 सही 1/2% का हानि हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 37 सही 1/2%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक की दर से तथा शेष को 18% वार्षिक की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। हमें क्या निकालना है, ओवरऑल वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि व्यक्ति जो है अपनी धनराशि के 40% को 15% वार्षिक ब्याज के दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक ब्याज के दर से और शेष को 18% वार्षिक ब्याज के दर से उधार दे रहा है। तो देखिए हम यहाँ कुल धनराशि को कुछ मान लेते हैं। हमने मान लिया कि जो कुल धनराशि है वो 100 रुपये है। हमने मान लिया कि जो कुल धनराशि है वो 100 रुपये है। अब देखिए व्यक्ति जो है इसका 40%, तो देखिए 100 का अगर हम 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 रुपया, यानी 40 रुपया को 15% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया, 1 वर्ष के लिए उधार दिया। अब देखिए शेष के 50%, यानी शेष कितना हो जाएगा, अगर हम 100 रुपया में से 40 रुपये निकाल लेंगे तो शेष कितना हो जाएगा, 60 रुपया, यानी 60 का 50%, यानी 60 का 50% कितना हो जाएगा, 30 रुपया, यानी 30 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज के दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया, 1 वर्ष के लिए उधार दिया। अब देखिए शेष धनराशि, यानी शेष धनराशि अब कितना बच गया, 30 रुपया। इस 30 रुपया को 18% के दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया। तो देखिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 100 रुपया पर 1 वर्ष में टोटल जो है एसआई कितना मिला। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, हम यहाँ इस 2 जीरो से हम 2 जीरो को काटेंगे, हम यहाँ इस 1 जीरो से 1 जीरो को काटेंगे। अब देखिए हम यहाँ 15 में अगर 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। 60 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 18 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में अगर हम 5.4 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 14.4 रुपया। यानी 100 रुपया पर 1 वर्ष में टोटल जो है ब्याज कितना मिलेगा, इस तरीके से 14.4 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है वार्षिक। तो देखिए 1 वर्ष में 14.4 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 100 रुपये पर, गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ओवरऑल वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अब देखिए 100 से हमारा 100 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 14.4%, यानी हमारा वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 14.4% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ए जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है। हमसे पूछ रहा है कि ए जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम को कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और शेष काम को करने में ए को 20 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन काम करें, 20 दिन काम करें, दोनों मिलके 20 दिन काम करें। अब देखिए दोनों मिलके अगर 30 दिन काम करें तो काम जो है पूरा समाप्त हो जा रहा है, और दोनों मिलके अगर 20 दिन काम करेंगे तो शेष काम कितना बच जाएगा, ए का 10 दिन का काम और बी का 10 दिन का काम बच जाएगा शेष। अब देखिए इस शेष काम को जब जो है ए अकेले कर रहा है, इस शेष काम को अगर ए अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, शेष काम को ए अकेले कर रहा है तो 20 दिन का समय लग रहा है। शेष काम को ए अकेले कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है, और काम शेष कितना बच गया, ए का 10 दिन का काम और बी का 10 दिन का काम शेष बच गया है। यानी ए जो है अपना 10 दिन का काम कर रहा है
और बी का 10 दिन का काम कर रहे हैं, तो काम को करने में कितना समय लग रहा है? 20 दिन का समय लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है बी का 10 दिन का काम कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का इफिशियंसी क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा तो दोनों मिलकर अगर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है? दुगुने काम में, यानी ए जो है उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है। ए जो है अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 60 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।